सबसे पहले तो मैम आपका झारखंड अब तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो यहाँ के बहुत खुशी भी होती है, बहुत दुख भी होता है यहाँ के लोगों की, खासतौर से आदिवासियों की हालत देख के। और अभी पानी भी ठीक से नहीं गिरा है तो उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, तो ये सब काफ़ी दुख है। मैम मैं पूछना चाहूँगी कि आज जो साझा मंच के माध्यम से जो आज यहाँ पे बैठक की गई, जो अपनी बातों को रखा गया है, क्या कुछ खास रहा और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी पहल है और यहाँ के नागरिकों ने ये सोचा कि नहीं, ये नफ़रत बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो उन्होंने तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा किया है। मतलब अगर कोई किसी राजनीति से जुड़ा है तो वो उसको लेकर के यहाँ नहीं आया है या पार्टी के रूप में नहीं आया है। तो इसमें जो लोग धार्मिक गुरु हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, महिलाएं हैं और स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि आज जो यहाँ उपस्थिति थी वो भी काफ़ी अच्छी थी और तरह तरह के लोग आए थे, नौजवान भी काफ़ी आए थे। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसको दूर तक पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इलाके हैं जहाँ पर जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जिनको इस नफ़रत की बीमारी से ग्रसित किया गया है, उनके बीच में जाना ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे और एकता भाईचारे की बात करेंगे और बताएंगे नफ़रत क्यों फैलाई जा रही है, तो लोग सुनेंगे आपकी बात को, लोग मानेंगे आपकी बात को। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो सोशल मीडिया पर जो पैसे के लिए लोग काम कर रहे हैं, ये एक माहौल बना रहे हैं। और मीडिया के भी बहुत सारी सीमाएं हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो वो भी उसी तरह की बातों को कर रहा है जो सरकार को अच्छी लगती हैं। लेकिन जनता के बीच में जाए तो एक तो जनता आर्थिक परेशानियों से बहुत ही ज़्यादा उसकी कमर टूटी हुई है और वो जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझाने की ज़रूरत है और इस नफ़रत के बारे में भी बताने की ज़रूरत है। उनसे पूछने की ज़रूरत है कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं, क्या वो देश की राजनीति तय कर रहे हैं या आटा दाल चावल पर टैक्स लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है उसको देखो ना। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको करना पड़ेगा और इतना भी मुश्किल नहीं जितना लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अब लोग सुनने के लिए काफ़ी तैयार भी हो रहे हैं और इसीलिए उनको भड़काने के लिए, नफ़रत फैलाने की कोशिशें भी बहुत बढ़ रही हैं। तो ये काम करना तो पड़ेगा ही। तो सबको लेकिन मैम जो ये नफ़रत बढ़ी हुई है लोगों के बीच में, तो ये ख़त्म कैसे होगी? ये ख़त्म तभी होगी जब लोग एक दूसरे के साथ मिल कर के एक कॉमन इशू पर लड़ेंगे। जब वो देखेंगे कि भाई ये तो हमारे ही जैसा है, हम क्यों इसका गला काटना चाह रहे हैं या क्यों इससे लड़ना चाह रहे हैं, यही बात है। तो जो हमारा फार्मर्स मूवमेंट हुआ, तो हरियाणा और पंजाब के किसानों के बीच में पानी को लेकर के लंबा झगड़ा चल रहा है, लेकिन फार्मर्स मूवमेंट और स्ट्रगल में दोनों एक साथ बैठ कर के लंगर में खा रहे थे और उनके बीच की एकता बहुत ज़बरदस्त हो गई। इसी तरह से जो दलित खेत मजदूर हैं, जिनको वो अपने साथ बैठते नहीं थे, वो भी उनके साथ बैठे और गाँव से जो रोटियां बन कर के आती थी वो दलितों के घरों से भी आती थी। किसी ने नहीं पूछा किसके घर की रोटी आ रही है। जो सिख आए उनके खिलाफ सरकार ने प्रचार किया ये खालिस्तानी है, लेकिन उनको लोगों ने गले लगाया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ ज़बरदस्त दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान, वहाँ जो किसान नेता आए वो फिर गए वापस और मुसलमानों से मिले, मुसलमान किसानों से मिले, कहा माफ़ कर दो, हमारे साथ आओ, हमारी लड़ाई एक है। तो कॉमन संघर्ष से भी यूनिटी बनती है, इस सिर्फ बातों से नहीं बनती है। जब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ आम मांगों को लेकर के एक आम संघर्ष में उतरते हैं, तो एका अपने आप बन जाती है। तो मैम जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि संविधान को लेकर जो है बहुत उथल पुथल मची है, खासकर देखा जाए तो यहाँ की राजनीति में भी इस तरह की माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के आला अधिकारी ही जो है एक तरह से रणनीति तय करते हैं। तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान तो सबके लिए ज़रूरी है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई तो सबको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये संविधान ही हमारे पास है जो हमको कुछ आधार देता है अपनी बात को कहने का, अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ने का। यही हमसे छिन जाएगा और छिन रहा है तो फिर लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हमको देखना पड़ेगा कि इस संविधान के बारे में लोगों की क्या सोच है। बहुत से लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं,
लेकिन हमको तो पता है कि आरएसएस ने कभी भी संविधान को नहीं माना है। 1949-1950 में ही आरएसएस के नेताओं ने कह दिया था कि हम संविधान नहीं मानते, तो मनुस्मृति को मानते हैं। तब से उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम अपनी पुरानी बात को वापस लेते हैं। तो जिन्होंने संविधान के बनने से ही संविधान का विरोध किया है, आज उनको मौका मिला है तो निश्चित रूप से वो संविधान को समाप्त करने का काम करेंगे। तो वो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अब क्या करेंगे। अगर मैम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में जैसे कि आदिवासी का आप लोग जो है लड़ो, मतलब कि उनको परेशान किया जाता है अपने हक के लिए, उनसे मिला नहीं जाता है। अपने युवा मुख्यमंत्री को जब चुनते हैं, लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार में आने के बाद जो उनकी जो स्टेटमेंट रहता है वो बदल जाता है। तो आखिर एक आम नागरिक चुने तो किसे चुने? देखिए, आपको कथनी और करनी में तो फ़र्क करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत मतलब जो लोग बातें करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इन्होंने किया है। अब इनके पहले भी इन्हीं की पार्टी की सरकार रही है यहाँ पर। ऐसा थोड़ी ना कि लोग अनभिज्ञ हैं कि जानते नहीं हैं। तो सवाल ये है कि आप कौन सी राजनीति को मानते हैं, आप कौन सी अर्थव्यवस्था को पसंद करते हैं। अगर आप पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों को आप ज़मीनों से बेदखल करेंगे, या जो बेदखल कर रहा है उसका साथ देंगे। तो ये तो बुनियादी बात है कि हमको अपने नेता चुनने के समय पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी नीतियों को स्वीकार करते हैं, आप कैसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं देश में। उस समय तो मैनिफेस्टो तय हो जाता है कि हम आपकी बातों को, मैनिफेस्टो में भी देखिए तो अगर वो कहते हैं कि हम उदारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम रिफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं, कहीं कहीं होना चाहिए, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पक्ष में, तो इससे सब बातें समझ में आ जाती है कि इनके पीछे क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे तो लिखा गया है कि यहाँ पर जब भी मुख्यमंत्री बनेगा आदिवासी ही बनेगा। नहीं, इसके पहले तो आपके मुख्यमंत्री थे वो तो आदिवासी नहीं थे। नहीं, यहाँ नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं थे, लेकिन झारखंड में है। तो झारखंड में ठीक है आदिवासी बने, लेकिन अब जैसे महिला प्रधानमंत्री बने तो ये ज़रूरी नहीं कि वो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करेंगी। या हम तो ये भी नहीं मानते कि अगर कोई हिंदू प्रधानमंत्री है तो वो हिंदुओं की रक्षा कर रहा। भाई, हिंदुओं को भी तो राशन महंगा मिल रहा है। तो आपकी पहचान उस मामले में कैसी है वो तो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने जैसों के साथ हमदर्दी रखेंगे, लेकिन आप किन आर्थिक नीतियों को, किस तरह की राजनीति का समर्थन करते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी। जो है वायरल हो रही थी कि जामताड़ा में एक विद्यालय ही है, तो वहाँ पर चूँकि युगों से चलता रहा है कि रविवार को स्कूल बंद रहता है, लेकिन अब क्या कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के द्वारा जो है फ्राइडे को ये बंद कर दिया जा रहा है स्कूल। तो इसमें कहाँ तक यूनिवर्सिटी है? नहीं, स्कूल है। हाँ। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अगर वहाँ पर देखिए, ये तो अगर वहाँ पर 90% बच्चे मुस्लिम हैं, वो लोग चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। संडे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारी छुट्टी बनी और उस दिन लोग चर्च जाते थे, सैबत मनाते थे। तो मैं नहीं समझती हूँ, अब बहुत सी जगहों पर ये जहाँ जब व्रत रखा जाता है तब छुट्टी दे देते हैं, जब कोई त्यौहार होता है तो लंबी लंबी छुट्टियाँ दे देते हैं, तो उस पर तो कोई कुछ कह नहीं रहा है। ये तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर वहाँ 90% हैं मुस्लिम हैं और वो जुम्मे की, हालांकि जुम्मे की छुट्टी उस तरह से कोई वो नहीं, क्योंकि जुम्मे को तो सिर्फ नमाज़ पढ़ के आना है, लेकिन अगर उनको लगता है तो मैं नहीं सोचूं कि इतना बड़ा मुद्दा बनना चाहिए, क्योंकि दूसरे धर्मों ने तो अपने हिसाब से छुट्टियाँ की है ना। लेकिन वो तो कभी साल में होता है, लेकिन ये तो संडे की छुट्टी तो हर हफ्ते होती है। संडे की छुट्टी हर तो एक रिलीजियस उससे जुड़ी हुई चीज़ है। संडे तो हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं। ये आया कहाँ से? ये आया है संडे के चर्च जाने की वजह से, ये सैबत की वजह से आया है। तो ठीक है, हम उसको बुरा नहीं मानते, हम लोग सब संडे की छुट्टी करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि व्रत के नाम पर और त्यौहार के नाम पर कितनी छुट्टियाँ हो रही हैं, कितनी छुट्टियाँ हो रही हैं, गिनिएगा आप। मुझे लगता है 52 से ज़्यादा होंगी, तो हफ्ते में एक दिन से भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं, या तो फिर किसी की नहीं माननी चाहिए। अब आप किसी की मानना शुरू करोगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो क्या होना चाहिए फिर? अब होना ये चाहिए कि भाई अगर
आप देखें कि ये उनका स्कूल है, सरकारी पैसा नहीं जा रहा है, तो अगर वो एडमेंट है तो हो जाए, वरना उनको समझाओ कि भाई नमाज पढ़ने के लिए चल रहे हो और छुट्टी मत करो। लेकिन इसको एक हमला करने का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कानपुर में भी एक स्कूल में हर तरह के प्रार्थना होती थी, मतलब बाइबल की भी, मतलब जो उनका प्रार्थना का समय होता था, बाइबल से भी, गीता से भी, कुरान से भी, गुरु ग्रंथ साहब से भी। अब कुछ लोगों ने पालकों को भड़का दिया कि आपके हिंदू बच्चों को ये मुसलमान बना रहे हैं, तो वो स्कूल ही बंद कर दिया गया है, केस लगा दिया। तो ये क्या तरीका है? इससे भविष्य तो ये चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है ना, सिर्फ जो अल्पसंख्यक समुदाय है आप उसी को टारगेट करते रहोगे, ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा को लेकर जो है ये बहुत शिक्षा बड़ा नहीं, ये हर चीज़ को बंटवारे का एक कारण बनाना है, नफरत फैलाना। ना बिल्कुल, आपने जो शुरुआत में कही थी कि लोगों के मन में जो नफरत है वो कहीं ना कहीं हर बनाई चीज को जाती है। लेकर बनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे चैनल में आए और अपनी जो अच्छी जो संदेश दिए लोगों को। मुझे लगता है कि आपकी बातों से प्रेरित होकर वो जो आप एक संदेश दे रहे हैं उस पर काम करना शुरू करेंगे। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।